बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे विंडो फॉर्म वर्सेस WPF। टुडेज वीडियो इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन विंडो फॉर्म्स एंड WPF। डिफरेंस बिटवीन विंडो फॉर्म एंड WPF। विंडो फॉर्म और WPF में फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि विंडो के फॉर्म होते हैं और WPF के कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहला फ़र्क तो ये हो गया, विंडो के फॉर्म्स हैं और WPF कंट्रोल्स हैं। ठीक है। अच्छा, विंडो फॉर्म यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब कि विंडो फॉर्म और WPF दोनों डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास डिज़ाइनर है और डिज़ाइनर एक विजुअल सरफेस है। विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास टूल बॉक्स है। विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास कोड बिहाइंड फाइल है। अभी हम बात करेंगे हर एक चीज़ पे बात करेंगे। विंडो फॉर्म और WPF में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है, जैमल का फ़र्क है। विंडो फॉर्म में जैमल नहीं होती और WPF में जैमल होती है। अब ये जैमल क्या है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक बिग डिफरेंस देख रहे हैं कि विंडो फॉर्म और WPF में दोनों डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रही हैं, दोनों के पास डिज़ाइनर है, दोनों के पास टूल बॉक्स है, दोनों के पास कोड बिहाइंड फाइल्स होती हैं। ठीक है। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि विंडो फॉर्म में जैमल नहीं है और जबकि WPF में जैमल है। आगे चलते हैं। अब जैमल क्या होती है, क्योंकि यही तो वो बुनियादी फ़र्क था जिसकी बिना पे ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जैमल क्या है? जैमल है, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, स्पेसिफिकली टाइड टू WPF, और WPF का मतलब है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। इस जैमल का जो स्टेबल वर्जन है वो 2006 है। ठीक है। 2006 इज द स्टेबल वर्जन ऑफ जैमल, और ये रिकमेंडेड है, ये यूज भी यही होता है ज़्यादातर। इट्स सोल पर्पज इज टू डिजाइन यूजर इंटरफेसेस। जैमल सोल पर्पज इज टू डिजाइन यूजर इंटरफेसेस। जैमल का मकसद क्या है? जैमल का मकसद ये है कि हम यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकें। जैमल इज ओनली डिपेंडेंट ऑन .NET फ्रेमवर्क। जैमल सिर्फ .NET के फ्रेमवर्क पर डिपेंडेंट है और किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा होता है? ईच जैमल टैग इज कन्वर्टेड इनटू C# ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वाई कोड बिहाइंड फाइल एग्जिस्ट। हर जैमल का टैग, अच्छा जैमल में हम टैग्स लिखते हैं। ठीक है। हर जैमल का टैग C# के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होता है आखिरकार। ठीक है। और तभी हमें इसकी कोड बिहाइंड फाइल मिलती है। इसलिए हम बात करेंगे जैमल टैग एट्रीब्यूट इज एक्चुअली प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स इन C#। जो जैमल के टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट देते हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं ज़्यादातर या इवेंट्स होते हैं। मतलब कि अगर हम C# में जो प्रॉपर्टीज और इवेंट्स दे रहे होते हैं वही जैमल के टैग के एट्रीब्यूट हम दे देते हैं। मतलब कि C# के प्रॉपर्टीज और इवेंट्स हम जैमल टैग के एट्रीब्यूट में दे देते हैं। रिपीट, C# के प्रॉपर्टीज और इवेंट्स जैमल टैग के एट्रीब्यूट में दे देते हैं हम। जैमल कंटिन्यूड, इट हैज टाइप कन्वर्टर्स एंड मार्कअप एक्सटेंशन विच इज आल्सो क्लासेस इन C#। जैमल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम C#, C# is independent from XAML. What we can achieve from XAML, C# does the same thing but in complex way. XAML is created to design user interfaces easily. In short, XAML is common language between designers and programmers. ये सारी बातें अगर मैं एक ही सांस में बता देता और ठीक है ना, एक ही सांस में बता के आगे चला जाता तो आपको याद नहीं रहता। मैंने ये बातें रिटन फॉर्म में लिख दी हैं ताकि ये एक बात वाज़ेह रहे कि इस जैमल का क्या मतलब है। जैमल अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करें तो जैमल का सिर्फ मतलब ये है कि जैमल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है और जैमल एक कॉमन लैंग्वेज है डिज़ाइनर्स और प्रोग्रामर्स के लिए। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास एक डिज़ाइनर होता है। अच्छा, अब डिज़ाइनर क्या होता है? डिज़ाइनर इज अ विजुअल सरफेस ऑन विच वी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म्स टू क्रिएट एन यूजर इंटरफेस। अगर हम विंडो फॉर्म के डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फॉर्म यूज़ होगा, फॉर्म को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो एक ऐसा विजुअल सरफेस जिस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्म को,
ताकि यूजर इंटरफेस क्रिएट हो सके। व्हेन फॉर्म इज ड्रैग्ड ऑन द विजुअल सरफेस देन लुक एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू सेट इट प्रॉपर्टीज। जब फॉर्म क्रिएट हो जाए, जब आपने ड्रैग कर लिया फॉर्म को, और ड्रैग कहाँ से करेंगे, ड्रैग आप करेंगे टूल बॉक्स से। अब मैंने आपको ये बताया था कि विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास टूल बॉक्स होता है। विंडो फॉर्म और WPF दोनों के पास टूल बॉक्स होता है, और ये जो विजुअल सरफेस पे जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं वो टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। और अगर फर्ज कर लें कि अगर आपने विंडो का फॉर्म ड्रैग करके विजुअल सरफेस उस डिजाइनर पे ले आए हैं, तो अब उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे देखना पड़ेगा। अब जब आपके पास एक डिजाइनर पर एक विंडो का फॉर्म आ गया, आपने टूल बॉक्स से उठा के रख दिया, अब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप उसकी कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे। डबल क्लिक ऑन दैट फॉर्म टू कम इनसाइड द कोड बिहाइंड फाइल। अब जब आप विंडो फॉर्म के डिजाइनर पे खड़े हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब आप विंडो फॉर्म के डिजाइनर पर खड़े हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस एग्जिस्ट हियर। यूज टूल बॉक्स, आप पहला ऑप्शन है आप टूल बॉक्स इस्तेमाल कर लें जो कि हम कॉमन करते हैं। दूसरी ऑप्शन है C# कोड, ये भी एक चीज़ है। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जब हम विंडो फॉर्म के डिजाइनर पर खड़े हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम टूल बॉक्स इस्तेमाल कर लें या C# कोड इस्तेमाल कर लें, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। व्हाट इज WPF डिजाइनर? अच्छा, अब WPF के पास भी डिजाइनर है, ठीक है। बिगिनर्स शुड यूज WPF टूल बॉक्स एक्सटेंसिवली। जो बिगिनर्स हैं वो WPF टूल बॉक्स को एक्सटेंसिवली यूज करें, ठीक है। ये आपको एक रिकमेंडेड है, ये आपको रिकमेंड किया जाता है या एक सजेशन दी जाती है कि बिगिनर्स शुड यूज WPF टूल बॉक्स एक्सटेंसिवली। ईच कंट्रोल इन द टूल बॉक्स क्रिएट्स अ XAML टैग ऑटोमेटिकली। क्योंकि WPF के डिजाइनर पर होता ही है कि जब आप टूल बॉक्स से कोई, अच्छा WPF के कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। विंडो के फॉर्म होते हैं और WPF के कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा, एक ये फर्क मैंने बताया था। अच्छा, मैंने कहा कि जब आप टूल बॉक्स से कोई कंट्रोल उठाएंगे, ठीक है ना, तो उसका XAML टैग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। डिजाइनर इज अ विजुअल सरफेस ऑन विच वी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स टू क्रिएट एन यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो डिजाइनर एक विजुअल सरफेस है जहां पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ किससे कर रहे हैं, टूल बॉक्स से। टूल बॉक्स से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा यूजर इंटरफेस क्रिएट होगा। और रिकमेंडेड ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो WPF के टूल बॉक्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें शुरू में। When control is dragged on the visual surface, then look at the right bottom corner of the screen to set its properties. ये भी वही बात है कि जब आपने उस टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, उस डिजाइनर एक विजुअल सरफेस है, आपने जब उस विजुअल सरफेस पे डिजाइनर पर एक कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो उस पे पहले बात उस पर क्लिक करेंगे और राइट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे स्क्रीन पे, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकें। डबल क्लिक ऑन दैट कंट्रोल टू कम इनसाइड द कोड बिहाइंड फाइल, ठीक है। आप डबल क्लिक करेंगे तो कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप WPF के डिजाइनर पे खड़े हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप टूल बॉक्स इस्तेमाल कर लें, या आप XAML इस्तेमाल कर लें, या आप C# कोड इस्तेमाल कर लें। ये तीनों इक्विवेलेंट होंगे। What is code behind file? First of all, our desktop application consists of two parts. ये WPF और विंडो फॉर्म ये विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये, our desktop application consists of two parts. हमारी जो विंडोज की डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है इसके दो बड़े हिस्से होते हैं, पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या हो रहा होता है, XAML क्रिएट्स यूजर इंटरफेस एट दिस स्टेज। फ्रंट एंड पर XAML आपके लिए यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रही होती है। बैक एंड C# प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी ऑन दैट यूजर इंटरफेस। बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, बैक एंड पे C# उस यूजर इंटरफेस पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होती है इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। और बैक एंड को हम कोड बिहाइंड फाइल कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि WPF और विंडो फॉर्म दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में ये कोड बिहाइंड फाइल होती है। तो ये होती क्या है, ये एक बैक एंड होता है। तो ये बैक एंड जो है, ये बैक एंड कोड बिहाइंड फाइल होती है, ठीक है। तो कोड बिहाइंड फाइल जो है वो WPF और विंडो फॉर्म दोनों में पाई जाती है, ठीक है। और दोनों में एक चीज, और दोनों में यही बातें हैं। अच्छा, जो विंडो फॉर्म है ना,
विंडो फॉर्म पे जो फ्रंट एंड है वो आपको पता है टूल बॉक्स से या सी शार्प के कोड से बनाया जाता है, जबकि अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो ये स्पेसिफिकली मैंने डब्ल्यू के लिए लिखा है कि डब्ल्यू में जो फ्रंट एंड है वो जैमल से बन रहा होता है और बैक एंड सी शार्प में हो रहा होता है। विंडो फॉर्म इज कॉमन। विंडो फॉर्म ये कॉमन है। कंसोल एप्लीकेशन कैन यूज विंडो फॉर्म्स, WPF एप्लीकेशन कैन यूज विंडो फॉर्म। कंसोल एप्लीकेशन भी विंडो फॉर्म को इस्तेमाल कर सकती है, WPF एप्लीकेशन भी विंडो फॉर्म को इस्तेमाल कर सकती है। These two examples are also covered and provided in the video description. Learning curve. The learning curve of WPF is steep. It means not easy to digest. Under consideration of this fact, we are here to help you. Check the video description to get free WPF and window form projects and play with it and make it more attractive and modern. Visual Studio version is very important. Recommended version Visual Studio 2012 Ultimate. Next step, we have chosen two projects of WPF and window form for you to get information from different styles. Note, WinForms is also called system.windows.forms. चलें अब आते हैं उन फाइल्स की तरफ। पहली बात, ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है ना, इसको खोल लेते हैं। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1, आपने इसके सोल्यूशन पे क्लिक करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इधर हो क्या रहा है। ये विंडो फॉर्म है, ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ ये ड्रॉ का एक बटन है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन यू क्लिक्ड मी। मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ है यू क्लिक्ड मी। अच्छा, अब इधर हो क्या रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ। अब चलते हैं इसकी फाइल की तरफ। ये बनी कैसे और बात क्या हो रही है, देखें। ये मैं ये फॉर्म 1.cs, ये फॉर्म 1.cs जो है ना, ये हमारा जो जहाँ पे हमने ये बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी इस वक्त ना ये इस विंडो फॉर्म ये जो पूरी विंडो सेलेक्ट हुई है, अभी ये पूरी विंडो सेलेक्ट हुई है। अच्छा, जब विंडो सेलेक्ट हुई है तो अब ज़रा देखें यहाँ पे मैंने इसकी ये देखें बैक कलर, ये मैंने इस विंडो पे ब्लू कलर लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने इस विंडो पे बैक कलर में ब्लू लगाया हुआ है, ठीक, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टीज़ आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे मिलेंगी, तो वही हुआ ना। अच्छा, ये मैंने इस विंडो पे मैंने ये कलर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने काम किया, ये कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन नेम, मैंने इसका नेम रख दिया माई फॉर्म। और ये जो माई फॉर्म है ना, ये बनेगी क्लास। ये जो आपने डिज़ाइन नेम, इस नेम के आगे आप जो नाम देंगे उससे एक पार्शियल क्लास बनेगी। अभी पार्शियल क्लास समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, अभी हम उस तरफ आ रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 काम किए, ठीक है। अभी ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन, बाद में अभी मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बटन क्रिएट किया। अच्छा, मैंने कहा था, अच्छा पहली बात तो ये कि भाई आप बटन कैसे क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा था आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो आप सी शार्प का कोड इस्तेमाल कर लें या आप टूल बॉक्स इस्तेमाल कर लें। तो आप देखें व्यू और टूल बॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इस्तेमाल। देखिए, ये बटन है, ठीक है। मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह बटन क्रिएट करना है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये है विंडो फॉर्म का डिज़ाइनर, ठीक है, एक विजुअल सरफेस, और ये टूल बॉक्स। मैंने यहाँ से चीज़ उठाई और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दी, ठीक है, और ये हमारी यूज़र इंटरफेस में शामिल हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बनाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर बनाने बैठा तो फिर ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। अभी जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आऊँ विंडो। अब मैं इस बटन पे, इस ड्रैग एंड ड्रॉप से मैंने बटन क्रिएट किया। अच्छा, अब इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने इसका फ़ॉन्ट देखें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका फ़ॉन्ट यहाँ से सेट कर लिया, टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर और 14, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका इसका मैंने जो फॉरग्राउंड कलर है वो मैंने वाइट दे दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो आपको विड्रॉ नज़र आ रहा है ये वाइट कलर में लिखा नज़र आ रहा है।
अच्छा उसके बाद नीचे नीचे करते हैं, नीचे नीचे करें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको मिलेगा विड्रॉ नेम। नेम एक विड्रॉ बटन है, ठीक है। ये मैंने इसका नाम दे दिया है ताकि हम इसे कोड में जब हम यूज़ करेंगे तो इस नाम से यूज़ करेंगे, ठीक है। और अच्छा मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने बटन पे बैकग्राउंड कलर लगाया ब्लैक, ठीक है। मैंने बटन पे बैकग्राउंड कलर लगाया ब्लैक, ठीक है। एक ये काम किया मैंने। अच्छा दूसरी बात ये कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थंडर का बटन बना हुआ है, ठीक है। ये थंडर का बटन है इवेंट्स का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्लिक। क्लिक एक इवेंट है, बटन एक क्लास है, ठीक है। बटन के क्लास के अंदर क्लिक का इवेंट है, ठीक है। तो ये जो क्लिक का इवेंट है यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उस इवेंट का नाम दे सकते हैं कि आपका इवेंट का क्या नाम होगा, ठीक है। जब आप क्लिक कर रहे होते हैं एक इवेंट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं। अच्छा उसके बाद क्या करना था। अच्छा उसके बाद मैंने कहा था कि आप उस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आप कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, और हम आ गए कोड बिहाइंड फाइल पर। अच्छा ये देखें विड्रॉ बटन क्लिक। अच्छा ये वही नाम है जो कि हमने अभी अभी इवेंट में सेट किया था। इवेंट का नाम अभी हमने जो सेट किया था इधर वही लिखा हुआ आ गया है। मैंने सिर्फ सिंपल डबल क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर दिया। लेकिन ये लाइन मैंने खुद लिखी है, ठीक है। ये मैसेज बॉक्स डॉट शो ये मैंने खुद लिखा है। मैसेज बॉक्स शो में पहला आर्ग्यूमेंट जो है ये मैसेज है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट कैप्शन है, ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट मैसेज बॉक्स बटन्स हैं, ठीक है। और चौथा आर्ग्यूमेंट मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये मैंने मैसेज बॉक्स डॉट शो को मैंने 4 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है। अच्छा ये बड़े सिंपल से एप्लीकेशन तैयार हो गई है, ठीक है। इसमें कोई अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने अच्छा ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, ठीक है। इस फाइल को देखें, ये फाइल मैंने नहीं लिखी। ये फाइल जब आप जैसे आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे रन करेंगे तो ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जिसमें यही लिखा है कि एप्लीकेशन डॉट रन, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है इसे रन कर दो। और ये देखें माई फॉर्म। ये माई फॉर्म क्या था, ये वही मैंने आपको कहा था ना नेम। मैंने उस विंडो का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया डिज़ाइनर पे। अच्छा ये मैंने पूरी विंडो सेलेक्ट की, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक नेम आएगा। हाँ ये देखिए माई फॉर्म क्लास का नाम होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है माई फॉर्म। यहाँ पे मतलब कि इस नाम से क्लास बनी है पार्शल, ये वाली माई फॉर्म। ये देखें माई फॉर्म इस नाम से क्लास बनी है पार्शल, ठीक है। अब ये पार्शल क्यों बनी है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आपने बटन क्रिएट किया है, इसके पीछे सी शार्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और जो सी शार्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो आपने नहीं क्रिएट किया बल्कि इस डिजाइनर ने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस वजह से एक पार्शल क्लास बन गई, ठीक है। तो पार्शल क्लास, अब एक पार्शल क्लास डिजाइनर बना रहा है, वो हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते जा रहे हैं, वो पार्शल क्लास बनाई जा रहा है। और एक पार्शल क्लास हमारे हाथ में है जहां पे हम अपने इवेंट्स दे सकते हैं, जो कि ये दिया है, ठीक है, कि बटन की क्लिक पर क्या इवेंट जनरेट हो, ठीक है। अच्छा ये फाइल मैंने नहीं लिखी, ठीक है। ये फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जब आप इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा अब मैं दोबारा स्टार्ट के बटन पर क्लिक करता हूं तो देखें ये मेरे सामने विंडो पेड हुई है। मैंने बटन बनाया और इसके मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें वो इवेंट जनरेट हुआ और उसने वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ये इवेंट्स जो होते हैं ये छुपा रुस्तम फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो इवेंट्स होते हैं ये छुपा रुस्तम फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। आज मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या कहता है ये मुझे इन्फॉर्मेशन यू क्लिक्ड मी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जरा चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी फाइल खोल लेते हैं, ओपन प्रोजेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। और ये वाला, ठीक है। और ये वाला प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। अच्छा इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, ज़रा इस प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया है। अच्छा जी इसमें हमने एक प्रोग्राम डॉट सी एस, अच्छा इसमें हमने एक
एम्प्टी क्या वो बना लिया है, ठीक है, एक एम्प्टी फॉर्म, इसमें हमने एक एम्प्टी फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये एम्प्टी फॉर्म क्रिएट कर लिया, इसका फायदा, ठीक है, इसका फायदा, अब ये वो तरीका आने लगा कि हम कंसोल एप्लीकेशन कैन यूज विंडो फॉर्म, ये वो एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा ये मैं, अच्छा देखें ये एक विंडो, ये हमने एक क्या नाम लेते हैं, एक एम्प्टी विंडो फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, ठीक है, और विंडो डॉट फॉर्म, ठीक है, इनहेरिटेड, ये विंडो फॉर्म, ठीक है। आप यहां से एक एम्प्टी विंडो फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एम्प्टी विंडो फॉर्म क्रिएट कर लिया, इसका फायदा उसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप इस एम्प्टी विंडो फॉर्म क्रिएट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करें तो आप इसकी कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे, ठीक है, आप इसकी कोड बिहाइंड फाइल पे आ जाएंगे। अच्छा ये देखें प्रोग्राम, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम वो इसका इस जो विंडो फॉर्म की विंडो है उसका नाम प्रोग्राम है, ठीक है, उसका नाम है प्रोग्राम, और हमने जाहिर सी बात है इसको फॉर्म से इनहेरिट करवाते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा अब कर क्या रहे हैं, ये देखें ये पार्ट है हमारा वेरिएबल, ये पार्ट है, हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट करवा लिए हैं, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब ज़रा देखें, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनपुट आउटपुट करवा रहे हैं, ठीक है, कि पहले हम यूज़र नेम पूछ रहे हैं, एंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर, एंटर अकाउंट नंबर, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, और ये एक डिपॉजिट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसको हम अपना वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा ये कंसोल, ये हमने अच्छा डबल डॉट पार्स, कंसोल डॉट रीड लाइन आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जबकि डबल डॉट पार्स उसको डबल में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो विड्रो है ये एक डबल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये चीज़ देखें ज़रा, ये इधर क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो क्लिक मी क्या था, क्लिक मी इस बटन का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और मैंने को कहा था कि जो क्लिक का ना डॉट क्लिक, ये उस बटन क्लास का इवेंट है, ठीक है, और आपने प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू किया, इसका मतलब ये है, दरअसल इस सिंपल लाइन का मतलब ये है कि हमने बिल्ट इन डेलीगेट इस्तेमाल करके अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को इस इवेंट पे हुक कर दिए, ठीक है, मतलब कि हुक कर दिए या रजिस्टर कर दिए। रिपीट करता हूं कि हमने कह रहा है ये इवेंट हैंडलर एक बिल्ट इन डेलीगेट है, ठीक है, इवेंट हैंडलर बिल्ट इन डेलीगेट है, उस हमने क्या किया, हमने बिल्ट इन डेलीगेट को इस्तेमाल करते हुए अपने फंक्शन, ये जो है ना, ये जो BS जो नाम लिखा हुआ है ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, हमने इस बिल्ट इन डेलीगेट को इस्तेमाल करते हुए अपने फंक्शन को इस इवेंट के साथ रजिस्टर करवा दिया या हुक कर दिए, रजिस्टर कर दिए या हुक कर दिए। अच्छा उसके बाद क्या होगा, मतलब कि इस बटन के, मतलब कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो हमारे वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अच्छा ये था डिपॉजिट का फंक्शन, ठीक है, जिसमें आप ये है डिपॉजिट का फंक्शन, ठीक है। इसमें आप कर ये रहे हैं कि जो आपका जो बैलेंस है उसमें आप अपनी अमाउंट को ऐड करें। मेरी बात सुनिए, देखें ज़रा, यहाँ पे हुआ ये है कि हमने बैलेंस को शुरू में 1000 सेट कर दिया था, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास बैलेंस 1000 मौजूद है, ठीक है, और एंटर अमाउंट ये है कि जब हम इसको अमाउंट एंटर करेंगे तो फर्ज कर लें आपने कहा ये तो 1000 है, 1000 प्लस आपने कहा 1000 प्लस 1000, आपने अमाउंट भी 1000 दे दी, तो अब हमारा बैलेंस हो जाएगा 2000, ठीक है। उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली मैसेज शो करवा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है कि जब बटन क्लिक हो तो हमारा ये वाला हमारे वाला फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो वो ये सिर्फ एक चेक कर रहा है कि आपका बैलेंस अगर ना काफ़ी है तो उसको मैसेज शो कर दो नॉट सफिशिएंट बैलेंस, और अगर आपका बैलेंस मतलब कि अगर आपका बैलेंस अगर फर्स्ट कर लें आपका बैलेंस 2000 है और आप विड्रॉ कर रहे हैं 1200, तो ये आपको ईजिली अलाउ करे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस माइनस विड्रॉ, ठीक है, कि मतलब कि आप जितनी रकम निकलवाना चाह रहे हैं उतनी रकम आपके बैलेंस मौजूद है। आपका बैलेंस है 2000 और विड्रॉ करना चाह रहे हैं आप 1200, तो आपका बैलेंस रह जाएगा 800, ठीक है। अच्छा अब ये देखें,
अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे गौर करने के काबिल है कि हमने सिर्फ मेन का फंक्शन लिखा हमने। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल एप्लीकेशन में हमने रेफरेंस ऐड करवाया है विंडो फॉर्म का, ठीक है। अब ये एक कंसोल एप्लीकेशन है। आपने शुरू में कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, बाद में आपने ऐड करना है, आपने करना है ऐड रेफरेंस करके आपने यहाँ पे सर्च करना है system.windows.form, ठीक है। ये system.drawing सेलेक्ट हुआ हुआ है, एक ये रेफरेंस इंक्लूड हुआ हुआ है, और ये देखें system.windows.form। आपने ये system.windows.form का रेफरेंस जरूर शामिल करवाना है, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन है और आपने रेफरेंस विंडो फॉर्म का इस तरह शामिल करवाना है। उसके बाद आपने ये सब कुछ करके उसके बाद आपने करना है ये system.window.form। ये system.window.form क्या है? ये system.window. देखें, सिस्टम एक नेम स्पेस है, सिस्टम के नेम स्पेस के अंदर विंडो का नेम स्पेस है, विंडो के नेम स्पेस के अंदर फॉर्म्स का नेम स्पेस है, ठीक है। और उस फॉर्म्स के नेम स्पेस के अंदर एप्लीकेशन नाम की एक क्लास है, और उस एप्लीकेशन में एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है रन, ठीक है। अच्छा, आप कर रहे हैं एप्लीकेशन डॉट रन, ठीक है, और उसको आपने एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट पास किया। देखिए, जब आप न्यू प्रोग्राम कहेंगे तो एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। और हमें फिलहाल उससे कोई सरोकार भी नहीं, उससे हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले जब आप न्यू प्रोग्राम करेंगे, न्यू प्रोग्राम ऐसे करके करेंगे तो सबसे पहले एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर जब भी आपको पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखो, कंस्ट्रक्टर में तो हमने ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली इनपुट आउटपुट लेना शुरू कर देगा, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जब इनपुट आउटपुट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन डॉट रन, एप्लीकेशन चलने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात इधर देखें ज़रा, मैंने कोई बटन तो मैंने कोई ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से बटन तो क्रिएट किया नहीं, ठीक है। तो बटन कैसे आएगा? मैंने आपको कहा था ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन क्रिएट करें, ठीक है, या आप ये देखें ज़रा, ये देखें बटन क्लिक मी, ये देखें बटन क्रिएट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बटन क्लिक मी, ऑब्जेक्ट का नाम दिया और न्यू बटन, ठीक है। मतलब कि अब देखें, अगर आप खाली न्यू बटन लिख देंगे तो ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ, अब उसका नाम दे दिया गया, ये उस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का लेबल कर दिया, ये उस ऑब्जेक्ट का नाम लगा दिया गया कि ये इस ऑब्जेक्ट का नाम है। अच्छा, अब देखें क्लिक मी डॉट टेक्स्ट, उस बटन का टेक्स्ट विड्रॉवल रखो, ठीक है। उसकी लोकेशन आप स्क्रीन का सेंटर रखो, ठीक है, उसकी लोकेशन आप स्क्रीन का सेंटर रखो, ठीक है, और बटन क्रिएट हो गया। तो अब हमने दो तरीके देख लिए, ठीक है। अब देखें, विंडो के फॉर्म पे इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो आपको बटन नज़र आएगा, क्योंकि हमने वो कोड में क्रिएट कर लिया है, ये हमने कोड में क्रिएट कर लिया है। तो मैंने आपको कहा था हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से बटन क्रिएट करें, या आप सी# का कोड लिखें, ठीक है। तो क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप ज़्यादा आसान है, सी# का कोड थोड़ा समझने मुश्किल होती है। अब देखें, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। वो कह रहा है एंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर, तो आप इसे दे दें अली, ठीक है। कह रहा है एंटर अकाउंट नंबर, तो आप दे दें 1 2 3 4। एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, तो आप दे दें, अच्छा आप कहते हैं कि आप कितने अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, कितना पैसे आप जमा कराना चाहते हैं। मैं 1000 रुपये जमा कराना चाहता हूँ। अच्छा, जब मैंने कहा ये, तो उसने कहा करंट बैलेंस 2000, 1000 पहले से हमने सेट किया हुआ था, मैंने आपको कोड में दिखाया है, और 1000 मैंने अब दिया, तो अब हमारे पास टोटल बैलेंस हो गया 2000। अब वो पूछ रहे हैं विड्रॉ करने, अब वो कहता है कि आप विड्रॉ करो, ठीक है। मैं कहता हूं जी मैं 3000 विड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है, एरर, नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अब ये देखें, और आपका रिमेनिंग बैलेंस है 2000, ठीक है। अब देखें, मैंने एक्चुअल ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से बटन क्रिएट नहीं किया, बल्कि अब मैंने सिर्फ आपके कोड के थ्रू बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब बटन क्रिएट हो गया, अब उसकी क्लिक का भी मैंने इवेंट हुक कर दिया हुआ था, ठीक है, इवेंट इस पर रजिस्टर करवा दिया हुआ था, ठीक है। अब बटन की क्लिक किया तो उसने हमें मैसेज कहा कि आपका बैलेंस, आप 3000 रुपये निकालना चाहते हैं, लेकिन आपका बैलेंस तो 2000 है, रिमेनिंग बैलेंस 2000, ठीक है।
मैं कहता हूँ ठीक है, अब ये प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। ठीक है, अब वो रकम देते हैं जो हम वैलिड रकम है। ठीक है, नाम है अली, 1 2 3 4, वो कह रहा है कि 1000 आपके पास पहले से था, हमने खुद ही सेट कर दिया था डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और 1000 हमने इसको दिया तो आपका टोटल बैलेंस 2000 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि आप विड्रॉ करें। मैं कहता हूँ जी मुझे, मेरे पास 2000 तो है, तो मैं 1200 निकलवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1200 निकलवा दिया। ठीक है, तो देखो अब वो कहता है कि आपके पास 2000 था, आपने 1200 विड्रॉ कर लिया है, तो अब आपके पास रिमेनिंग 800 रह गया। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं और विड्रॉ करना चाहता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आपका इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि मैं 1200 और विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वो कहता है आपका इतना बैलेंस नहीं है और आपका रिमेनिंग बैलेंस 800 ही है। ठीक है, और ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने विंडो फॉर्म की 2 एग्जांपल्स देख ली हैं, जिसमें हम एक तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप से बटन क्रिएट कर रहे होते हैं और प्रॉपर्टी सेट कर रहे होते हैं बॉटम राइट कॉर्नर से, और दूसरा तरीका C# के कोड के थ्रू हमने बटन क्रिएट किया। ये दोनों एग्जांपल्स अब साइड बाय साइड हो गई। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। अब ज़रा चलते हैं WPF पे। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट। अब पहले ऐसा करते हैं कि हाँ, ये एप्लीकेशन WPF की एप्लीकेशन 1 पहले चलाते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि मैं आपको पहले इस एप्लीकेशन का आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि ये कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है, मैं इधर अपनी यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट सीरीज ऐसा पासवर्ड सेट किया हुआ है। मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और ये इस बटन पे क्लिक किया तो कैलकुलेटर खुल गया। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस पे वाकई कुछ लगता है, कुछ काम हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी 8 × 8, वो कहता है 64। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 2 - 2 + 5, तो क्या आना चाहिए 3। ठीक है, बस इसमें एक खराबी है। ठीक है, ये जो डॉट का बटन है ना, डॉट का बटन, ये डॉट का बटन अपनी सही फंक्शनैलिटी नहीं देता। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर सही काम करता है। ठीक है, ठीक है, तभी मैंने आपको कहा कि ये अभी पहले तो हमें आइडिया हो गया यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाते हैं, फंक्शनैलिटी कैसे दी जाती है, फ्रंट एंड कैसे क्रिएट करते हैं, बैक एंड कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो इस चीज़ का अंदाजा हो जाए, उसके बाद जब हमें इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा तो फिर हम इस पर मजीद फंक्शनैलिटी, अच्छी से अच्छी फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ऐसे कोड की तरफ चलते हैं। ये मैम, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ मद्देनजर रखनी है। ठीक है, आपने जब भी आपने यहाँ पे भी इस तरह करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले टूल बॉक्स ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये राइट क्लिक का बटन काम नहीं कर रहा। जी, तो आपने क्या करना है कि इस WPF जो प्रोजेक्ट फाइल है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और ये विंडो। ठीक है, जब आप ये विंडो ऐड करेंगे तो ये WPF की विंडो खुल जाएगी। आपने इस तरह आपने विंडोज़ ऐड करवाना है। ठीक है, ये मैंने 1 2 3 4 ये मैंने 4 विंडोज़ क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, उन 4 विंडोज़ पर यूज़र इंटरफेस अलग है, उन 4 विंडोज़ पर कोड बिहाइंड फाइल अलग है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन को देख लेते हैं। ये देखें डिज़ाइनर, देखें ना WPF का डिज़ाइनर। अच्छा, इधर मैंने किया क्या हुआ है। ठीक है, इधर मैंने किया ये है कि मैंने सिर्फ विंडो के बैकग्राउंड पर एक इमेज ब्रश लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कहा था अब आप जब आपके पास WPF का डिज़ाइनर आपके सामने होगा, तब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं।
या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका इस्तेमाल करें, ठीक है, टूल बॉक्स इस्तेमाल करें, या आप जैमल इस्तेमाल करें, या आप सी शार्प का कोड इस्तेमाल करें। तो अब हम यहाँ पे दूसरी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, विंडो डॉट बैकग्राउंड। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये काम उससे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखें, आपने इस विंडो पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ये टाइल ब्रश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इमेज का सोर्स दे देना है, ठीक है। तो ऐसे करने से ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये टैग क्रिएट हो जाएगा, विंडो डॉट बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि अब काम को करने के 3 तरीके आ गए ना, मैंने आपको कहा है कि आप अब से देखें, अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखें ऑल WPF कंट्रोल्स, देखिए यहाँ पे बटन भी है, लेकिन बटन यहाँ पे WPF कंट्रोल है, ठीक है। विंडो के फॉर्म में ये फॉर्म था, लेकिन WPF में ये कंट्रोल है, ठीक है, ये बटन भी आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हमने क्या किया, इस विंडो के टैग में, जो कि पूरी विंडो पहले से क्रिएट हुई है। अच्छा, मैं करना ये है कि मैंने सिर्फ ये कोड डाला है, ठीक है, बाकी कोड पहले से ऑटोमेटिकली जनरेटेड था, ठीक है। अच्छा, कोड डालने से मुराद ये है कि बस मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी सेट की, जब मैंने प्रॉपर्टी सेट की तो यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ तो आप जैमल लिख लें, या आप यहाँ पे विजुअल इंटरफेस, यहाँ तो आप ये ऐसे क्लिक करें और ये सेट कर दें, या आप ये टैग्स इस्तेमाल कर लें जैमल के। तो दोनों में से कोई एक तरीका भी कर लेंगे तो अगला खुद सेट हो जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी की विंडो से सेट किया तो जैमल का कोड जनरेट हो गया। मैंने जैमल के कोड लिखा तो प्रॉपर्टी की विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, ठीक है। ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि मैंने आपको बताया इस तरह मैंने विंडो की प्रॉपर्टीज में गया और उसका बैकग्राउंड पे मैंने इसकी पूरी तस्वीर बैकग्राउंड पे लगी हुई है, ये एक तस्वीर है, ठीक है, ये एक तस्वीर जो कि बैकग्राउंड में लगी हुई है। अच्छा, अब मैं इसकी कोड भी हैंड फाइल पे आते हैं, ये स्प्लैश स्क्रीन की कोड भी हैंड फाइल पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, कोड भी हैंड फाइल पे आने से, अच्छा ये जो है ना XAML.cs, ये कोड भी हैंड फाइल होती है। .xaml ये एक यूजर इंटरफेस की फाइल होती है जो हमने यूजर इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, और .xaml.cs ये कोड भी हैंड फाइल होती है। अच्छा देखें, ये है जी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पहली बात, ये पार्शल का क्या मतलब है? ये जो पार्शल है, ये जिसने कहा ये स्प्लैश स्क्रीन ये एक पार्शल है, तो ये पार्शल कैसे आ रही है? देखें, ये जो x: क्लास है ना, x: क्लास ये एक पार्शल क्लास बना देता है, ठीक है। ये WPF एप्लीकेशन 1 ये इस नेम से उसका नाम है, और स्प्लैश स्क्रीन उसकी क्लास का नाम है, ठीक है, या उस विंडो का नाम है जो हमने बनाई है अभी। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अब देखें यहाँ पे जो टैग्स क्रिएट हुए हैं, चाहे आपने प्रॉपर्टी की विंडो को इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी की विंडो इस्तेमाल की है, चाहे आपने जैमल का कोड लिखा है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज है। आपने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया है, यहाँ पे कोई टैग यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रिएट हो गई, कुछ नया ऐड हो गया है, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो गई है, तो इसका एक C# के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये इसे कहते हैं प्रॉपर्टी एलिमेंट का सिंटैक्स, ये प्रॉपर्टी एलिमेंट का सिंटैक्स है, ठीक है, विंडो डॉट बैकग्राउंड। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये एक इसके अकॉर्डिंगली C# के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो वो एक पार्शल क्लास, ये जो हमने नहीं लिखी वो पार्शल क्लास, ये डिजाइनर खुद पार्शल क्लास बना के दे रहा है, और एक पार्शल क्लास हमारे हाथ में है जिसे कोड बिहाइंड फाइल कहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि एक फ्रंट एंड हो गया, वो एक पार्शल क्लास में डिजाइनर के थ्रू हम फ्रंट एंड बन रहा है, और दूसरी पार्शल क्लास में कोड बिहाइंड फाइल आ रही है, ठीक है। तो देखें, ये देखा पार्शल क्लास स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्टर उसने हमें दिया, ठीक है, क्योंकि ताकि हम कोई ज़रूरी काम कर सकें। अगर उसका कंस्ट्रक्टर वो जो यूज़र इंटरफेस की पार्शल क्लास में होता तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो उसने कोड बिहाइंड फाइल में ये हमें कंस्ट्रक्टर दिया कि आप कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लें, आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दें। तो देखो, पहली बात तो ये कि मैंने कहा रजिस्टर इवेंट एंड सेट प्रॉपर्टी का फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने टाइमर को स्टार्ट किया। अच्छा, मैं इसको बताता हूँ अभी, और मैंने इस स्प्लैश स्क्रीन को मैंने सेंटर पे ले आया, ठीक है। अच्छा, ये कोड, इस कोड की मदद से आप एक विंडो को सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब रही बात, ये डिस्पैचर क्या है? ये डिस्पैचर टाइमर वो है कि आप यहाँ पे एक टाइमर सेट करें, और जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा तो इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। और वो इवेंट ये है, इवेंट कौन सा है? ये टिक, और इस टिक के इवेंट को हमने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन
इवेंट हुक किया हुआ है, ये प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर देखा ना, ये इवेंट हैंडलर है। ये हमने बिल्ट इन डेलीगेट इस्तेमाल करके अपने फंक्शन को इस इवेंट के साथ हुक कर दिया है, रजिस्टर करवा दिया है कि जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब कॉल हो जाएगा तो उसने कहा कि भाई एक तकरीबन काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, इफ काउंट इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट विंडो, तो मतलब कि ये टाइमर क्रिएट हो जाएगा, हमारा फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कि जब काउंटर की वैल्यू 4 होगी तब हम एक नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। नेक्स्ट विंडो एक फंक्शन कॉल है और ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है नेक्स्ट विंडो का। अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं कि जो टाइमर चला हुआ है, जो टाइमर अभी अभी चला है वो दोबारा चले तो उसको हमने स्टॉप कर दी है। और डिस डॉट हाइड, इसका क्या मतलब है डिस डॉट हाइड? इसका मतलब है जो करंट ऑब्जेक्ट है, दिस रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। उस करंट ऑब्जेक्ट क्या है? करंट ऑब्जेक्ट स्प्लैश स्क्रीन क्या है, जो कि पूरी विंडो है। तो दिस डॉट हाइड उस पूरी विंडो को हाइड कर दो, ठीक है। और मैंने कहा न्यू लॉगिन विंडो। अच्छा देखिए, जब मैंने न्यू लॉगिन विंडो कहा, जब मैंने सिर्फ इतनी बात कही तो एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उस जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस पे एक स्टैटिक नहीं उस पर इधर से बात है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन शो कॉल हुआ और उसने एक विंडो नई शो करवा दी। ये आपने ना ये देखें, राइट क्लिक करके ऐड ये विंडो, आपने इसमें ऐड विंडो करके और विंडो का नाम है लॉगिन विंडो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे न्यू करके उसको लॉगिन विंडो को शो करवा दिया। मतलब किसका मतलब स्प्लैश स्क्रीन को हाइड कर दो और नई विंडो लॉगिन की खोल दो, ठीक है। इधर सिर्फ इतना ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये स्प्लैश स्क्रीन का काम खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब देख लेते हैं लॉगिन विंडो में क्या हो रहा है। अच्छा, ये लॉगिन विंडो डॉट जैमल, इस डॉट जैमल में यूजर इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक पार्शियल क्लास बन रही है जो कि यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रही है। हर जैमल का टैग, ठीक है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपने यहाँ से कोई कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसके अकॉर्डिंगली जैमल का कोड जनरेट हो जाएगा। आपने यहाँ से कोई ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपने यहाँ से कोई ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसके अकॉर्डिंगली जैमल का कोड जनरेट हो जाएगा और जैमल के कोड के अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्स कॉलन क्लास से ये एक पार्शियल क्लास बनी, ठीक है। और ये XML का मतलब है जैमल की नेम स्पेस, और ये एक सेकेंडरी जैमल की नेम स्पेस है जिसे हम एक्स के नाम से यूज किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो क्लास का कीवर्ड है ना, ये क्लास का कीवर्ड इस सेकेंडरी जैमल नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंगली हमने टाइटल सेट किया कि जो टाइटल होगा वो कैसा होगा। अच्छा, एक और बात ये कि यहाँ पे मैंने कहा रीसाइज मोड, नो रीसाइज, कि ये विंडो रीसाइज नहीं हो सकेगी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं हो सकेगी। और विंडो स्टाइल नन, कि ये जो आपको मिनिमाइज क्रॉस के बटन हैं वो भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। इधर ये हो रहा है। अच्छा, ये पार्शियल क्लास यूजर इंटरफेस की है। अब एक और पार्शियल क्लास कोड बिहाइंड फाइल की है। कोड बिहाइंड फाइल में हम क्या हो रहा है, मैंने पहले कंस्ट्रक्टर में यही कह रहा हूँ कि लॉगिन विंडो को सेंटर पे ले आओ, ठीक है, और उसका कोड वही है, वही कोड की मदद से हम किसी भी विंडो को सेंटर में ले आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एग्जिट बटन की क्लिक पर, अब मैंने आपको बताया, ये देखें, आप यहाँ से एग्जिट का अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एग्जिट का बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूजर इंटरफेस बनाते बनाते ही बहुत वक्त लग जाता है ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना, सेटिंग करना। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, वो ये कि ये जो आपको ये जो अंडरस्कोर नजर आ रहे हैं, ये एक लेबल है, ठीक है। ये जो आपको अंडरस्कोर नजर आ रहा है, ये लेबल है। इस लेबल के मैंने ठीक ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है, ये आपको मैंने वादा करना था। अच्छा, लॉगिन विंडो एक लेबल है, इमेज ये एक इमेज है, यूजर नेम एक लेबल है, पासवर्ड एक लेबल है, लॉगिन बटन है और एग्जिट एक बटन है। अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, आप देखें, आपने इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, एग्जिट के बटन पर, तो देखो वो आपको कोड बिहाइंड फाइल पे ले आया कि जब एग्जिट का बटन क्लिक हो तो जब एग्जिट बटन क्लिक होगा तो क्या इवेंट होगा, तो इवेंट ये होगा कि एप्लीकेशन को शट डाउन कर दो, ठीक है, एप्लीकेशन को शट डाउन कर दो। अच्छा, फिर वापस आते हैं। अच्छा, ये जो लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन पे जब क्लिक होगा तो फिर क्या होगा, ये देखिए, हम इसकी कोड बिहाइंड फाइल पे आ गए। ये लॉगिन बटन की क्लिक पर क्या होगा, ठीक है।
अच्छा, हमने ये कहा कि स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, जो कि सिस्टम के नेम स्पेस के अंदर होती है। और मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग का एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन पकड़ा, इज नल और वाइट स्पेस। ये चेक करता है कि कोई वाइट स्पेस तो नहीं है, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। और किस पे चेक करना है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये जो लेबल है ना, लेबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूजर नेम, ये यूजर नेम का, ये जो यूजर नेम है इसका एक लेबल है, यूजर नेम लेबल, ठीक है। यहाँ पे आप इसका नाम सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे वो आप अपनी कोड बिहाइंड फाइल में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस लेबल का आप यहाँ पे जो भी नाम देंगे कोड बिहाइंड फाइल में वो आप यूज कर सकेंगे। तो मैंने कहा कि उस यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स की एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको देखो क्या ये नल और वाइट स्पेस तो नहीं है। अगर तो ये नल और वाइट स्पेस ट्रू है, इफ का मतलब है ट्रू, अगर तो ये नल और वाइट स्पेस है तो क्या करो, फील्ड इज रिक्वायर्ड और एरर ड्यू टू एम्प्टी यूजर नेम फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब फिर वो कह रहे हैं ये, फिर मैंने उस स्ट्रिंग देखे ना, ये देखें क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम के नेम स्पेस में स्ट्रिंग की क्लास है, ठीक है, और उसका एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है इज नल और वाइट स्पेस। मैंने कहा कि किस पे चेक करो, किस पे चेक करो, ये देखें, ये इस पे, ठीक है, ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ये जो पासवर्ड का हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, पासवर्ड का जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करो क्या ये नल और वाइट स्पेस तो नहीं है। अगर है, इस इफ का मतलब क्या है कि ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, फील्ड इज रिक्वायर्ड एरर ड्यू टू एम्प्टी पासवर्ड फील्ड, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पे हम सेट करेंगे वो जो हमारा यूजर लॉगिन आईडी हम देना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो भी देना चाहें, ठीक है, ये चीज़ है लॉगिन की, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सिर्फ अपनी आईडी चेंज करें, पासवर्ड चेंज करें, ठीक है, और आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक काम करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी अपनी भी दे सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी आईडी अपना अपना पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि अगर तो यूजर ने, अगर हमें देखें यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये उस टेक्स्ट बॉक्स का लेबल है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे यूज किया है, उसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर तो वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्ट्रिंग से मैच कर जाती है और उसके पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स ये उसका नाम है और टेक्स्ट एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, और अगर ये स्ट्रिंग हमारी मैच कर जाती है तो अगर ये ट्रू है तो करो ये कि जो करंट विंडो है, करंट एक विंडो ओपन है, इसको हाइड कर दो, करंट विंडो को हाइड कर दो, और एक जो नई विंडो है डैशबोर्ड के नाम से वो ओपन कर दो, ठीक है। ये देखें, ये डैशबोर्ड के नाम से, मैंने आपको कहा कि विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड और ये विंडो, ठीक है, और विंडो का नाम हमने डैशबोर्ड रखा हुआ है। अच्छा, उस डैशबोर्ड को हम एक और चीज़ पास कर रहे हैं, जो यूजर नेम टेक्स्ट बोर्ड डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो आईडी जो एंटर करेगा वो हमारी डैशबोर्ड को हम पास कर रहे हैं। ये जो आईडी यहाँ एंटर हुई है ये हम डैशबोर्ड को पास कर रहे हैं। विंडो, अच्छा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसका मतलब है कि ये जो हमारी आईडी है डैशबोर्ड के फॉर्म को, डैशबोर्ड की विंडो को चली गई, ठीक है। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड है ना, मतलब ये कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और हमारी ये जो आईडी है ये हमारी डैशबोर्ड की विंडो को चली गई, ठीक है। और डॉट शो, इसका मतलब है कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसने विंडो शो करवा दी। शो का मतलब है विंडो शो करवा दो। मतलब इसका साफ मतलब ये हुआ, इस कंप्लीट लाइन का मतलब ये हुआ कि डैशबोर्ड की विंडो को ओपन करो, शो करवाओ, और ये जो हमारी जो यूजर आईडी है ये डैशबोर्ड की विंडो को पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखा कि अगर तो ये हमारी आईडी मैच नहीं करती, पासवर्ड मैच नहीं करता, तो क्या करो कि हम कह दो कि भाई ये एक रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। तो बस हम ये दरअसल लॉगिन के बटन पर हम फॉर्म मतलब कि वैलिडेशन चेक्स लगा रहे हैं। लॉगिन के बटन पर हम ये वैलिडेशन चेक्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नो, ठीक है। उसके बाद अब ये डैशबोर्ड की विंडो खुलेगी, ठीक है। इस डैशबोर्ड की विंडो को देख लेते हैं। अच्छा, डॉट जैमल का मतलब डॉट जैमल में यूजर इंटरफेस क्रिएट हुआ है और डॉट जैमल डॉट सी एस में कोड बिहाइंड फाइल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये कैसे क्रिएट हुआ है। अच्छा, ये एक बटन है, ठीक है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन बनाना है, ठीक है, और उसके बैकग्राउंड पे ये टाइल ब्रश और इमेज का सोर्स डिजाइन है, ठीक है। तो ये आपके बटन के मतलब के बटन पर ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बटन है, बटन की जो कंटेंट प्रॉपर्टी है, इसमें बटन में कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन इस बटन के बैकग्राउंड पर एक इमेज लगी हुई है।
अच्छा जी, इस बटन, अब ये मैंने बात ये है कि मैंने इसकी कोड भी हैंड फाइल पे आना है, मैंने इस पर क्या किया, कोड भी हैंड फाइल पे आए, ठीक है। अच्छा मैंने किया ये कैलकुलेटर लोगो बटन, ठीक है, कैलकुलेटर लोगो बटन की क्लिक, ठीक है। इस अब बटन की जाहिर सी बात है, बटन एक क्लास है, ठीक है, उसकी उसमें एक इवेंट है क्लिक के नाम से। तो मैंने कहा ये जो बटन लोगो, अच्छा देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा ये देखिए ज़रा, आपने जब भी बटन बनाएंगे तो कम से कम इसका ना ये नाम जरूर सेट कर लिया करें, क्योंकि ये नाम आगे आपकी कोड बिहाइंड फाइल में यूज़ होना होता है, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कैलकुलेटर लोगो बटन डॉट क्लिक, ठीक है, क्लिक कि कैलकुलेटर के जब कैलकुलेटर लोगो के बटन पर क्लिक होगा तब क्या करना है, तब सिंपल ये करना है कि आपने नया कैलकुलेटर की विंडो ओपन कर देनी है। और ये कैलकुलेटर क्या है, आपने कैलकुलेटर की विंडो ऐसे क्रिएट करनी है, ठीक है, ये ऐसे विंडो करके, ठीक है, ये कैलकुलेटर की विंडो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा हम सिर्फ ये कर रहे हैं डैशबोर्ड में, हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो वो कैलकुलेटर की विंडो ओपन कर दे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाती है हमारी आखिरी विंडो कैलकुलेटर की। अच्छा ये कैलकुलेटर की विंडो कैसे क्रिएट हुई है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने कहा था ना, जब आपके पास WPF का डिज़ाइनर खुला होगा तब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप ये WPF का टूलबॉक्स इस्तेमाल करें, ड्रैग एंड ड्रॉप, या आप XAML का कोड खुद लिखें, या आप सी शार्प के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, ठीक है। ये 3 तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैं पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें बना रहा था। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काम किया, मैंने यहाँ पे अब सिर्फ XAML लिखी है, ठीक है। ये देखें, ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन, ठीक है। अब ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन मतलब ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन तो 6 रोज, ये तकरीबन 6 रोज क्रिएट हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 रोज क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने ये देखें, उसके बाद मैंने कहा बटन, ये मैंने अब XAML का कोड लिख दो खुद। ये दूसरा तरीका था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके थे ना यहाँ, तो आप वही काम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अचीव कर सकते हैं, आप वही काम XAML के कोड से भी अचीव कर सकते हैं, आप वही काम C# के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा ऑप्शन यूज़ किया है, XAML का कोड खुद लिखा है, ठीक है। देखें मैंने कहा इसका नाम दिया 0 बटन, ठीक है, ग्रिड डॉट रो 5, मतलब कि ग्रिड रो 5 कॉलम 1, ठीक है, और कंटेंट 0, ठीक है। ये देखें यहाँ से 0, ये रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये रो 5 और कॉलम भी, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, तो रो 5 कॉलम 1, रो 5 कॉलम 1 पर कंटेंट पर है 0, ठीक है। और ये जो क्लिक है ये उस इवेंट का नाम है, जो कि ये क्लिक का मतलब है कि 0 बटन क्लिक, ये उस इवेंट का नाम है, ठीक है। इसी तरह कर आके मैंने मतलब कि उसकी रो सेट की है, ठीक है, रो बताई, कॉलम बताया, कंटेंट बताया, ठीक है, और उसने अकॉर्डिंगली सारे बटन क्रिएट करना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा ये सारे बटन क्रिएट हो गए, अब इसकी चलते हैं कोड बिहाइंड फाइल पे, ठीक है। अब इसकी कोड बिहाइंड फाइल पे देखें, ये कोड बिहाइंड फाइल में आपको ठीक है, अब देखें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कंपोनेंट क्यों, क्योंकि ये पार्शियल क्लास है। एक पार्शियल क्लास जो कि डिजाइनर ने बनाई हुई है इस यूजर इंटरफेस के लिए, वो सारी इनिशियलाइज होगी इस इनिशियलाइज कंपोनेंट से, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक सेट कैलकुलेटर टू सेंटर का फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे हमने वही एक सेट कैलकुलेटर टू सेंटर के कैलकुलेटर को स्क्रीन के सेंटर पे ले आओ, वही कोड लिखा। उसके बाद 0 बटन क्लिक, जब 0 बटन क्लिक होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो आपने ये सारा कोड एज इट इज़ लिखना है कि नंबर, ये सारा कोड एज इट इज़ आपने लिख देना है, ठीक है, ठीक है। इस कोड को आपने एज इट इज़ लिख देना है ताकि आपका सारे बटन्स अचीव हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सी बटन का मतलब क्लियर ऑल है, ठीक है, सी का मतलब क्लियर एंट्री है, ठीक है। और ये देखें ये इक्वल बटन, जब इक्वल बटन क्लिक होगा तब आपने ऑपरेशन देखना है कि ऑपरेशन क्या था और उसके मुताबिक स्विच कर जाना है, ठीक है। और टू स्ट्रिंग में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स, आपके जो टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स बटन है ना, ये एक बैकस्पेस का है, डिवाइड करेंगे तो बैकस्पेस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस का बटन है। अच्छा ये जो है ना डॉट बटन, मैंने आपको बताया था इसकी फंक्शनैलिटी पूरी नहीं है,
ठीक है। ये डॉट बटन हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता। क्या अगर आपने कहा 2.5 प्लस 2.5 तो ये जो कैलकुलेटर हमने बनाया है ये 2.5 प्लस 2.5 नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा कोड था, ठीक है। अब इस कोड को जरा एक नज़र फिर चला के देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट, ये स्प्लैश स्क्रीन आई कुछ वक्त के लिए, उसके बाद उसने स्प्लैश स्क्रीन हाइड हुई, उसने लॉगिन विंडो को ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही अपने क्रेडेंशियल्स जो कि मैंने चेक लगाया हुआ था उस वक्त कोड बिहाइंड फाइल में 116 लॉगिन किया तो उसने डैशबोर्ड खोल दिया। अच्छा, अब आप ये देखेंगे डैशबोर्ड गायब नहीं हुआ, मैंने डैशबोर्ड को हाइड नहीं किया था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कहा था कि बस इसकी क्लिक पर कैलकुलेटर की विंडो खोल दो, जो कि हमने बनाई। ये कैलकुलेटर बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन ये डॉट की फंक्शनैलिटी इसमें सही काम नहीं करती, ठीक है। ये बटन ज़रूर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सही वर्क नहीं करता। देखें 2.5 प्लस 2.5 तो वो क्या कह रहा है 50, वो पॉइंट को देख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे ना 30 प्लस 30 तो वो कहेगा 60, ठीक है। बस वो डॉट की फंक्शनैलिटी इस तरह काम नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैंने आपको कहा था कि वो जो लॉगिन की कोड बिहाइंड फाइल से आपने वो जो आपने यूज़र अपनी आईडी पास की तो वो आईडी यहाँ पे आके अपेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो था एक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये था एक प्रोजेक्ट, इसकी मैंने आपको मुकम्मल तफसील बताई है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो तंग करने वाली है, वो ये कि आप app.xml में आए, यहां पे लिखा है ना स्टार्टअप URI, यहां पे आपने उस विंडो का नाम देना है जो कि सबसे पहले खुले। तो मैंने यहां पे स्टार्टअप URI रखा हुआ है स्प्लैश स्क्रीन, कि सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो, ठीक है। ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, और मैंने एक और काम किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। डैशबोर्ड की XAML में आओ, ठीक है। अब देखें, अगर ये मैंने बटन पे होवर कर रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे सही नज़र आ रहा है। मैंने इसको भी इस तरह सेट किया हुआ है। ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट माउस होवर इफेक्ट को ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। और सिर्फ किस कोड से, ये विंडो डॉट रिसोर्सेज के कोड से, ठीक है। यहाँ पे मैंने की लगाई माई बटन, ठीक है। बाकी कोड आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे बटन पे आपने लिखना है स्टाइल और मार्क। ये जो डबल कोट्स में ब्रेसेस आएंगी तो उसका मतलब है मार्कअप एक्सटेंशन। तो आपने ये सिर्फ ये मार्कअप एक्सटेंशन दे देना है, ठीक है। आपने वो कोड लिखना है, और ये जो माय बटन है वो की में था, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ एट्रीब्यूट या एज अ प्रॉपर्टी आपने शामिल करवा देना है। तो जो डिफ़ॉल्ट माउस ओवर इफेक्ट है वो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। देखें अब ओवरराइड, अच्छा ठीक है, ये आप ट्राई खुद करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये था एक प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट को मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है, ठीक है। अब ज़रा दूसरे प्रोजेक्ट को एक नज़र देखते हैं और अब अपनी बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्लोज सॉल्यूशन, ये मैं सारे प्रोजेक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ओपन किया प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरा ओपन, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को मैं आपको सिर्फ चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहली फाइल को एक्सप्लेन किया है। वो हालांकि ये फाइल कम कॉम्प्लेक्स है। वो जो पहली फाइल थी, पहला प्रोजेक्ट था, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखें, इसने डायरेक्ट यूज़र नेम आया, ठीक है। अब आप कोड बिहाइंड फाइल से देख सकते हैं कि इधर क्या एक वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं। आप कोड बिहाइंड फाइल से लॉगिन विंडो की कोड बिहाइंड फाइल में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, 789, और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं ये देखें, अच्छा ये देखें ज़रा, ये देखें, मैंने इस बटन पे ये भी एक बटन है, बटन के बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी है। तो मैंने यहाँ पे होवर करता हूँ तो देखो वो तस्वीर गायब हो गई। ये है डिफ़ॉल्ट माउस होवर इफेक्ट या माउस ओवर इफेक्ट,
ठीक है, उसको गायब कर देता है। वो मैंने कोड लिखा था, वो जो मैंने आपको दिखाया था, वो मार्कअप एक्सटेंशन वाला, ठीक है, मार्कअप एक्सटेंशन तो एज अ प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन वो जो बाकी को कोड वो आप लिखेंगे तो ये जो होवरिंग इफेक्ट है ना, ये जो अजीब सा इफेक्ट है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तस्वीर आपको बाकायदा नजर आएगी। आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है। अब आप देखें ये कैसे नजर आ रहा है, ये जो ना, ये यहाँ पे एक इनविजिबल लेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इनविजिबल लेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आप सबमिट का बटन, आपने कुछ नहीं डाला और सबमिट का बटन पर क्लिक करेंगे तो वो लेबल एक्सप्लिसिटली शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ भी डाल दिया है, स्टूडेंट ID 12 डाल दिया है, स्टूडेंट नेम आपने अली डाल दिया है, CNIC आपने 1 2 3 डाल दिया है, प्रोग्राम आपने BES डाल दिया, ठीक है। आप सबमिट करेंगे, वो कहेगा स्टूडेंट रजिस्टर सक्सेसफुली, और वो सारे ऑप्शंस गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये कम से कम ये कम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो कैलकुलेटर खुलना, वो 4 विंडोज़, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3, इधर सिर्फ 3 विंडोज़ हैं, डैशबोर्ड, मेन विंडो, रजिस्ट्रेशन। जबकि जो मैंने आपको दिखाया था वो 4 विंडोज़ पे मुश्तमिल थी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये कम कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो कोड है वो भी सिमिलर होगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये सारे का सारा कोड ये मैंने आपको system.window.form के 2 प्रोजेक्ट्स दिखा दिए हैं, WPF की एप्लीकेशन के 2 प्रोजेक्ट्स दिखा दिए हैं। ये टोटल मिला के 4 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो कि आपको डिफरेंट स्टाइल से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। और ओके, अल्लाह हाफिज़।